और हमारा जो एक गोल था, हमने उसकी साइट से देख लिया था कि $100 बनते हैं, तो हम डेली $100 बोलते रहते थे, $100 बनेंगे, $100 बनेंगे। तो वो एक दिन क्या हुआ कि वो साइट रैंक हो गई और उसमें $100 पर डे बनने लग गए। $100 पर डे आपने किस क्लास में कमा लिए थे? 12th क्लास में थे तब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड फेम विद पायल। और आज मेरे साथ हैं दो दोस्त जो कि आज की तारीख में बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। बहुत फनी रही है इनकी जर्नी और इनकी जर्नी इन्हीं से जानते हैं। सो वेलकम टू माय शो राजन एंड रचित। तो रचित और राजन, मुझे तो पता है आपकी जर्नी के बारे में, लेकिन सब लोगों को बताइए कि कैसे आप दोनों मिले, कैसे आप बिजनेस पार्टनर्स बने। तो रचित और मैं फेसबुक पे काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स थे, लेकिन आपस में कभी बात नहीं हुई थी हमारी। हम दोनों सेम शहर से रहते थे, करनाल से। और उस टाइम पे रचित ने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी थी एयरटेल टीसीपी ट्रिक के बारे में। इसने किसी ग्रुप पे पोस्ट करा और वहाँ पे मैं भी था, तो मैंने रचित को मैसेज करा कि ये ट्रिक क्या सच में वर्क करती है, तो ने कुछ भी बना के डाल दिया। तो रचित ने कहा कि वर्क करती है, तो एक बार ट्राई कर ले, और जो भी कुछ तेरे को हेल्प चाहिए होगी तो मैं भी। तो फिर वो चीज़ मैंने वहाँ पे ट्राई करी। फिर बात हुई, मैं रचित के घर के पास ट्यूशन जाता था, तो मैंने कहा चलो एक बार मिल लेते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि ट्यूशन के बाद मैं रचित के घर चला जाता था, और ट्यूशन मेरी 1 घंटे की होती थी और 2 घंटे रचित और मैं ऐसी बात करने लग जाते थे किसी भी चीज़ के बारे में, रैंडम टेक्नोलॉजी स्टफ के बारे में। फिर वहाँ से पता चला कि हमारे इंटरेस्ट काफ़ी कॉमन है, तो रचित ने ऑफ़र करा किया कि ये यूट्यूब वाला साथ में करते हैं। और फिर जो सेकेंड वीडियो थी वो मैंने अपलोड करी थी चैनल पे, और इस तरीके से मतलब हम फ्रेंड्स बने और यूट्यूब की जर्नी हमने साथ। एक बार बता देना जरा, उस यूट्यूब चैनल पे दोनों ने मिलकर कितनी वीडियोस अपलोड करी थी? 2 वीडियोस। तो 2 वीडियोस के लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी थी। हमारे उस टाइम पे जो एम था वो तो यही था कि हम बिगेस्ट यूट्यूबर बनेंगे, लेकिन वो थोड़ा फार है। अच्छा, 11th क्लास में डिसाइड कर लिया था। फिर उसके बाद जो है मुझे ब्लॉगिंग का आइडिया आया, तो मैंने एक वेबसाइट शुरू करी थी lootfire.com। तो मैंने इसको पिच करी कि इसके ऊपर साथ में काम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर बेसिकली हम रिचार्ज ट्रिक्स डालते थे। उस टाइम काफ़ी फेमस हुई थी वो, कि जब पेटीएम से नंबर मतलब किसी का रजिस्टर करके 20 रुपये आएंगे, 20 करके ऐसे ऐसे रेफर एंड अर्न का सिस्टम था। तो हमने फिर उस पर पोस्ट डालनी शुरू करी और हमारे को बहुत मतलब रेफर्स आने लग गए। तो वहाँ से हमारी ब्लॉगिंग जर्नी शुरू हो गई। तो ब्लॉगिंग करना यूट्यूब से मुझे काफ़ी आसान लगा कि यूट्यूब पे पहले हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी, कंटेंट ढूंढना पड़ता था, एडिटिंग करनी पड़ती थी, वॉइस ओवर वगैरह बहुत झंझट थे। तो मैंने कहा ब्लॉगिंग तो बहुत सही है, सिर्फ आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है एंड यू आर गुड टू गो। तो फिर मैंने कहा कि चल भाई ये भी साथ में ही करते हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारी वेबसाइट है वो थोड़ी देर के लिए तो रेफर देती थी, लेकिन फिर वो डी रैंक हो जाती थी। बट ये डी रैंक वर्ड हमें तब पता नहीं था। तो हमने फिर एसईओ के बारे में और एक्सप्लोर किया कि लोग मतलब इसको हाई स्केल पे कैसे कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से एसईओ की तरफ हम घुस गए। हमारा बेसिकली मोटिव तो यही था कि हमको रेफर्स बढ़ाने हैं, बट हम वो उस जर्नी से कहीं और ही निकल गए। हम रेफर्स तो भूल ही गए, आगे फिर हम एडसेंस, एफिलिएट और कई और चीज़ों में घुस गए। किस क्लास में थे जब ये सब कुछ कर रहे थे? 11th क्लास में ही इन्होंने एडसेंस, एफिलिएट साइट्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। आगे क्या हुआ? 12th करी या नहीं करी है? 12th एक्चुअल में करनी पड़ी, मन तो नहीं था क्योंकि ये ऑनलाइन वर्ल्ड काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा था। और उसके बाद जो हमारी साइट थी, तो वहाँ से हम रियल मनी तो नहीं अर्न कर रहे थे। धीरे धीरे फेसबुक से पता चला कि अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी डालेंगे जिसके बारे में लोग सर्च करते हैं, तो फिर हमारे पास और ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है जिससे हम रियल मनी अर्न कर सकते हैं। तो वहाँ से पता चला कि जैसे लोग न्यू ईयर के बारे में सर्च करते हैं या फिर वैलेंटाइंस डे वगैरह के बारे में सर्च करते हैं। तो हमने कुछ वैलेंटाइन मैसेजेस वगैरह इकट्ठे करे, उसके बारे में एक पोस्ट डाल दी, और उसके बाद जाके जैसे एडसेंस था हमारा, वहाँ पे हमारे फर्स्ट $100 कर गए 11th क्लास में ही। तो 11th क्लास में $100 बनाने में कितना टाइम लगा था आपको? टाइम तो काफ़ी लगा था और मेहनत भी लगी थी। हमने और ट्रिक्स भी ट्राई करी। हमने क्या करा कि एक बंदे से बात करी कि भाई हम ना तेरे को कमीशन पे कर देंगे, तो तूने क्या करना है, हमारी वेबसाइट लोगों से खुलवा दी है और ऐड पे क्लिक करवा दे रहे हैं। हमें लगा कि हमें तो बहुत बढ़िया आइडिया आ गया, थोड़े टाइम में ही हम पैसा ही पैसा हो जाएगा हमारे पास। इतना मास्टरमाइंड प्लान था हमारा, बट ऐसा चला नहीं। उसने क्या हुआ कि क्लिक्स वगैरह करवाई, बट गूगल की एल्गोरिथम ने वो चीज़ डिटेक्ट कर ली और हमारा जो एडसेंस था वो 1 महीने के लिए सस्पेंड हो गया। फिर वहाँ पे भी रियलाइज हुआ कि यार ऐसे काम तो नहीं चलेगा,
हमें थोड़ी सी इसके बारे में और रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर लेटर ऑन हमारी फर्स्ट पेमेंट 6 महीने, मेरे ख्याल 6-8 महीने बाद आई थी हमारे शुरू करने के। तो उसके बाद हमने फिर यूट्यूबर्स देखने शुरू किए। एक बंदा था कुछ स्टोनर नाम से, तो मुझे एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं है, उसकी काफ़ी वीडियोस देखी हमने। फिर एक कुलवंत नागी थे, उनकी वीडियोस देखी, और भी कई लोग थे, उनकी वीडियोस देखते देखते कुछ ना कुछ हमें कंटेंट मिलता गया और हम वो पढ़ते गए। तो आपकी लर्निंग का जो फेज रहा वो यूट्यूबर्स के थ्रू रहा, आपने इन लोगों से लर्न करा है। राइट, यूट्यूबर्स के थ्रू और ब्लॉगर्स के थ्रू। उस टाइम पे क्या था कि लर्निंग की क्यूरोसिटी इतनी थी कि एक हर्ष अग्रवाल नाम के ब्लॉगर है, काफ़ी फेमस, तो उनकी वेबसाइट हम जैसे एक्सप्लोर कर रहे थे, वहाँ पे भी कुछ चीज़ समझ नहीं, वहाँ पे उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, तो हमने उनको डायरेक्टली कॉल कर लिया वो चीज़ पूछने के लिए, और उन्होंने कॉल आंसर करी और हमें सारा मतलब जो भी हमारे क्वेश्चंस थे उनका आंसर भी दिया। नाइस। उनका हमने जो नंबर उस टाइम गया वो इस तरह की सी नहीं होती थी, खास नहीं होती थी, लोग नहीं लगाते थे, तो वहाँ से हमने उनका नंबर निकाल लिया था और उनको सीधा ही कॉल मिला दिया था। इतना मतलब हमको था कि हमको जानना है कि क्या है। तो फिर लेटर ऑन इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहा कि हमने निशेज एक्सप्लोर करने शुरू किए कि हम और पैसा किन किन चीज़ों में कमा सकते हैं, क्योंकि हमें तब तक निश वर्ड पता लग चुका था। तो उसी टाइम एक पर्सन का मुझे मैसेज आता है और वो बोलता है कि आधार कार्ड निश में हम साथ में काम करते हैं। तो हमने एक साइट साथ में स्टार्ट करी, लेकिन वो लेटर ऑन वो मतलब उसने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। फिर हम दोनों ने वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू करा और मतलब उस पर इसने लिंक्स बनाए, स्पैम करा बेसिकली हमने, और मैंने कुछ कंटेंट का काम किया और हमने थोड़ा बहुत रीडायरेक्शंस करी डोमेन की, तो वो डोमेन चल गया। तो हम जो उसका वो जो पर्सन था उसकी पहले वो वेबसाइट थी उसी निश में, हमारी वेबसाइट उससे ही ऊपर रैंक करने लग गई। और हमारा जो एक गोल था, हमने उसकी साइट से देख लिया था कि $100 बनते हैं, तो हम डेली $100 बोलते रहते थे, $100 बनेंगे, $100 बनेंगे। तो वो एक दिन क्या हुआ कि वो साइट रैंक हो गई और उसमें $100 पर डे बनने लग गया। ये $100 पर डे आपने किस क्लास में कमा लिए थे? 12th क्लास में थे तब। तो आप 12th क्लास से $100 पर डे कमा रहे हैं, फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने इसे कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो फिर मन तो नहीं था कॉलेज भी जाने का, बट थोड़ा सा घर वालों ने कहा कि कॉलेज तो जाना चाहिए एटलीस्ट आपको। उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों को ये चीज़ समझ आई कि सिर्फ हम दोनों से काम नहीं चलेगा, अब हमें क्या है कि एक टीम चाहिए ताकि जो भी हम ये काम कर रहे हैं इसको थोड़ा सा और स्केल कर सके। तो फिर उस टाइम पे हमने 2 लोगों को हायर करा, उनको थोड़ा बहुत सिखाया जितना भी हमें नॉलेज थी, और हमने एक टीम बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी। तो आपने कॉलेज में ही अपने क्लासमेट्स को प्लेसमेंट प्रोवाइड करा दिया? नहीं, पड़ोसियों को भी। तो फर्स्ट ईयर में जब हम थे तो फिर तब हमने साथ में एक पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करी, और उस टाइम पे ऑफिस का स्पेस तो था नहीं हमारे पास, तो मेरे बेडरूम में बैठ के ही हम चारों काम करते थे। फिर उसके बाद पापा को कहा कि थोड़ा सा हमें ऑफिस के लिए स्पेस चाहिए, तो घर के पीछे जगह थी, तो उन्होंने वहाँ पे एक ऑफिस बिल्ड कर दिया हमारे लिए। वो सपोर्ट करने लग गए थे, क्योंकि अब थोड़ा सा ये था कि उनको फैमिली सपोर्टिव कब हुई थी इस सबको लेकर? स्टार्टिंग में पापा मेरे ये कहते थे कि तुम जो मर्जी कर लो बट कुछ गलत काम मत करना। तो गलत काम तो नहीं था ही डेफिनेटली, और तब उनको दिखा कि ठीक है कि जो ये लोग कर रहे हैं इसके अंदर एक्चुअल में स्कोप है, यहाँ पे रियल मनी अर्न कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा समझाया कि इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। एडसेंस जो गूगल का ही प्रोग्राम है, और तब से वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो फिर जैसे ऑफिस वगैरह उन्होंने सेटअप करवा के दिया, और वहाँ पे हम चारों बैठ के काम कर रहे थे। तो हमने टीम बिल्डिंग शुरू कर दी थी और 4 से 5 लोग हम हो चुके थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि अचानक से जो हमारी आधार कार्ड की साइट है उसकी अर्निंग 0 हो गई। तो उस टाइम पे हमें इतना एक्सपीरियंस तो था नहीं, हमें लगा कि एक बार $100 पर डे आने लगे अभी कहीं जाएगी थोड़ी ना, ये लाइफ टाइम की अर्निंग हो गई है हमारी सेट, बट ऐसा नहीं था। तो उसके बाद वहाँ पे हम 0 पे आ गए, और बाकी अब जो सैलरीज वगैरह पे करनी थी, जितनी भी हमारी सेविंग्स थी, हम उससे धीरे धीरे करके पे कर रहे थे जब तक कि कुछ अगला प्रोजेक्ट ना हमारा सक्सेस हो। तो फिर उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई हमें एक चीज़ पर टिके नहीं रह सकते, हमारे को और प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे हमने उस चीज़ की तरफ फोकस करना शुरू किया और हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए। हमें अल्टीमेटली रियलाइज़ हो गया कि एक ही प्रोजेक्ट से तो काम नहीं बनने वाला, हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि एसईओ जो है वो हमें थोड़ा सा दिख रहा था कि ठीक है कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। उसके बाद कोविड आ गया, और कोविड के टाइम पे यूजुअली लोगों के बिजनेसेस डाउन जा रहे थे, बट ऑनलाइन बिजनेसेस बूम कर रहे थे, और लकीली हम ऑनलाइन बिजनेस में थे, तो हमें भी इम्प्रूवमेंट्स तो दिखी अपने बिजनेस पे। कोविड के बाद हमने फिर थोड़ा सा सोचा कि चलो यार अब टीम को बढ़ाने का टाइम आ गया, क्योंकि कॉलेज भी खत्म होने वाला था। तो फिर उसके बाद वहाँ से हम एक न्यू ऑफिस में मूव कर गए, वहाँ पे हमने और हायरिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, और
प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करना स्टार्ट कर दिया और बिजनेसेस एक्सप्लोर करे ऑनलाइन? फिर ये सब करेक्शन करते 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 आज हम लोगों ने 40 लोगों की टीम बना ली है और हमने एक 3500 स्क्वायर फीट में अपना ऑफिस बना लिया। तो रचित और राजन इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी टीम संभाल रहे थे, जैसे 40 लोगों को संभालना, 22 साल के थे, कॉलेज में भी आप लोगों ने अपने 6-7 लोगों की टीम बना ही ली थी, तो कैसे हैंडल करते हो टीम मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है? तो हमारे ऑफिस में हम एक हिरार्की सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि मैनेजर्स हैं और टीम लीडर्स हैं, उनके नीचे कुछ लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, HR है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे करके फिगर आउट करी है कि कैसे मैनेज होगा। और हमने जितने भी हमारे काम हैं उनकी स्पेसिफिक टीम्स बना रखी हैं। जैसे आउटरीच की एक स्पेसिफिक टीम है जिसमें 6 लोग हैं, और जो लोग SEO बेसिकली SEO के बारे में जितना संभालते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, उनकी एक सेपरेट टीम है और उनके ऊपर एक टीम लीड है। इसी तरीके से हमारी एक डेवलपमेंट की टीम है जिससे हम SEO से रिलेटेड ऑटोमेशन, मतलब SEO ऑटोमेशन से रिलेटेड चीज़ें करवाते हैं। तो टीम के साथ कभी कोई चैलेंजेस आप लोगों ने फेस करे? क्या क्या चैलेंजेस आए? सबसे बड़ा चैलेंज तो मतलब टीम में आ रहा था बेसिकली, वो तो टीम बिल्डिंग में आ रहा था, क्योंकि हमारी जो Tier 2 सिटी है करनाल, उसके अंदर मतलब SEO से रिलेटेड लोग नहीं मिलते, कम लोग हैं। कोई था भी तो एक आध जिसको थोड़ा पता होता था कि SEO क्या होता है, मतलब उनको कुछ भी जो हमारे को जो काम कराने होते थे बेसिकली उनके बारे में कुछ नहीं पता होता था। तो हमने स्टार्टिंग में फ्रेशर्स के साथ वर्क किया, जिसमें हमने उनको ट्रेन किया, हमने उनको 3-3 महीने की ट्रेनिंग दी, फिर उनको रिफ़ाइन किया। मतलब बेसिकली जैसे Tier 1 सिटीज़ में आपको डायरेक्टली ही मिल जाते हैं लोग, यहाँ पे हमको सबको ट्रेन करना पड़ा। इवन जो हमारे साथ स्टार्टिंग वाले लोग थे उनको आज की डेट से, मतलब आज की जो टैक्टिक्स हैं SEO वगैरह की, उन सब में उनको ट्रेन किया ताकि वो लोग टीम लीड बन सकें और आगे और लोगों को सिखा सकें। तो सेकेंड चैलेंज जो हमने फेस करा वो था प्रोडक्टिविटी और ट्रैकिंग के बारे में, कि वो जो लोग काम कर रहे हैं वो हम सारा ट्रैक कैसे करें, क्योंकि अब इतनी बड़ी जब टीम है तो ये देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है। तो उसके लिए क्या है कि एक्सेल के लिए मैंने फॉर्मूलाज वगैरह एक्सप्लोर करे कि क्या यूज़ हो सकता है। एक्सेल के थ्रू सारा हम काम रूट कर रहे थे कि एक ही शीट में डलता था, वो मल्टीपल शीट्स में हो जाता था। इंपोर्ट रेंजेस वगैरह फॉर्मूला से बहुत सारे हेल्पफुल हुए और एक शॉर्ट टाइम के लिए वो चीज़ ठीक थी, उस टाइम पे बहुत बढ़िया वर्क कर रही थी। बट धीरे धीरे करके हम एक डेडिकेटेडली सॉफ्टवेयर पे मूव करिए ERP पे, और जिससे आप सारे टास्क प्रोजेक्ट्स वगैरह मैनेज हो रहे हैं। तो आपने अभी मेंशन करा आपने ERP इम्प्लीमेंट करा है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने इसमें इम्प्लीमेंट कराई सो डैट बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी उसको इम्प्लीमेंट करा पाएँ? तो हम लोग चाहते थे कि वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाए, कि जितनी भी अलग अलग चीज़ें चल रही है, जैसे सैलरीज कैलकुलेशन हो गया या फिर अटेंडेंस का हो गया या फिर जो हम वर्क डेडिकेट कर रहे थे KRAs वगैरह हो गई, ये सारी की सारी एक ही डैशबोर्ड में हमें दिखने लगी हुई इम्प्लीमेंट करने के बाद। और मेरे हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन को ये यूज़ करना चाहिए कि अब क्या है कि एक्सेल शीट्स मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। छोटे स्केल के लिए तो ठीक रहता है कि आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में एक ईजी टू व्यू डेटा आ गया, बट ERP में अपग्रेड करने के बाद वहाँ पे हमें प्रॉपर ग्राफ्स दिखने लगे कि आज की अटेंडेंस क्या थी, वो सारा का सारा हमारी अटेंडेंस मशीन से लिंक हो गया। तो ऐसे इस तरीके काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो हम उसके अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अभी आप दोनों अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो, किस तरह के एडसेंस करते हो, क्या करते हो? तो आज की डेट में हम बेसिकली एडसेंस और एफिलिएट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे पास कुछ न्यूज़ साइट्स भी हैं। एडसेंस और एफिलिएट में हमारे पास काफ़ी सारी निश साइट्स हैं जिनके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली कोर काम SEO का है और उसके साथ साथ हमने डेवलपमेंट भी शुरू किया है, जिसको हम फ्यूचर में स्केल करने की सोच रहे हैं। आपने बीच में क्लाइंट सर्विसिंग भी की थी, आप क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट भी ले रहे थे, तो क्या रीज़न है अभी उन प्रोजेक्ट्स को ना लेने का? तो एक पॉइंट ऐसा आया कि जब हम सोच रहे थे कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में घुस गए थे और इतना टाइम डेडिकेट नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पे टीम का साइज़ भी छोटा था, तो वर्चुअली हमारे लिए इम्पॉसिबल हो रहा था इतनी चीज़ें मैनेज करना। तो एक दिन रचित और मैंने बैठ के डिसाइड करा कि इतनी सारी चीज़ें करने की बजाय इट्स कट इट डाउन टू 2 थिंग्स। तो हमने SEO और न्यूज़ साइट्स पर फोकस करा, सिर्फ 2 चीज़ें ही करते हैं, और क्लाइंट बिजनेस वगैरह उस टाइम पर फिर हमने सोचा कि लेट्स सेव इट फॉर लेटर। तो राजन और रचित अभी जो करंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हो उन पे क्या स्ट्रेटेजीज चल रही हैं, SEO में क्या फॉलो कर रहे हो? तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि हमारा पहले प्रोजेक्ट डाउन हो गया था, तो उसके बाद हमने मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट और क्वालिटी ऑफ लिंक्स पे काफ़ी काम किया। तो जो भी हमारे जो लॉन्ग टर्म जिनको हम प्रोजेक्ट्स को कंसीडर करते हैं,
उन प्रोजेक्ट्स पे हमने बिल्कुल डेडिकेटेड एक्चुअल राइटर्स लगाए, वो भी अपवर्क से हायर करके। तो मतलब जो भी स्पेशलिस्ट थे उस निश में वो ही हमने हायर किए, और बिफोर हैंड हमने उनसे ये भी बोल दिया कि आप अपनी बायो हमें दे दो और हम आपकी बायो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे, जिससे कि है जो कंटेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई गूगल की नज़रों में। जो उसने ईट अपडेट लेके आया था, बिल्कुल। basically, ये चीज़ हमने 2020 से ही करनी शुरू कर दी थी। तो ये करने से हमारी जो कॉस्ट थी वो 2 to 3 टाइम्स तो इंक्रीज हो गई, बट हमें पता था कि ये क्वालिटी वर्क है, और इसी रीज़न की वजह से, इसी स्ट्रैटेजी की वजह से हमारी जो वेबसाइट्स है वो ऑलमोस्ट सारी अपडेट सर्वाइव कर लेती है। अभी ऐसा कुछ है कि कोई साइट बहुत पुरानी आपके पास अभी भी हो, ऐसा कुछ है? हाँ, हमारे पास 2 से 3 साइट्स चल रही हैं जो जिनको लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं अभी भी चलते हुए, और वो अपडेट सर्वाइव कर जाती है। तो उनमें बेसिकली क्या स्ट्रेटेजीज आप लोगों ने फॉलो करी हुई हैं कि वो साइट अभी भी चल रही हैं? हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, हम कोर एसईओ पे स्टिक करते हैं। जहाँ पे क्वालिटी की बात आती है उससे हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे वो क्वालिटी कंटेंट हो, चाहे वो बैकलिंक्स हो। हम अगर कहीं पे गेस्ट पोस्टिंग वगैरह करते हैं, कुछ लिंक्स परचेज करते हैं, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो साइट है वो अटमोस्ट क्वालिटी की हो, जिसके अंदर हम क्या है कि आउटबाउंड लिंक्स चेक कर लेते हैं उनके कि बहुत ज़्यादा ना हो, और उसके अलावा जो नीश हो उस वेबसाइट का वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होना चाहिए हमारी वेबसाइट से। अब इसमें भी कई बार कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है, बट जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। कंटेंट की क्वालिटी मतलब अच्छी करने के लिए हमने ये सोचा है कि हम स्पेसिफिक उन राइटर्स के पास जाते हैं जो उन्हीं स्पेसिफिक निशेस में एक्सपर्ट है और वो लिखते भी हैं। तो हमने अपवर्क से कंटेंट राइटर्स हायर करने शुरू किए, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे मतलब राइटर्स का इंटरव्यू लिया और उनकी सारा मतलब बैकग्राउंड चेक करते थे कि कहाँ कहाँ उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं, कैसी उनकी इंग्लिश है, क्या वो नेटिव इंग्लिश है या फिर वो सिर्फ मतलब नॉर्मल इंग्लिश ही है। तो इस हिसाब से हमने वहाँ से राइटर हायर करने शुरू किए। आपने मैक्सिमम कितना पे करा है अपने एक आर्टिकल को लिखवाने के लिए अपवर्क पर? तक हमारा हाईएस्ट आर्टिकल रहा है जिसके लिए हमने हाईएस्ट पे करा है, दैट वाज 36,000 रुपीज फॉर वन पीस। 36,000 रुपीज फॉर वन आर्टिकल। कितने वर्ड्स का था वो आर्टिकल? आर्टिकल अराउंड 3,000 to 3,500 वर्ड्स का था। तो ऐसा क्या खास था उस आर्टिकल में जिसके लिए आपने इतने पे कर दिया? तो एक रिव्यू आर्टिकल था, तो उस जो वो स्पेसिफिक लड़की थी उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस उसके अराउंड बताया था, और वो क्योंकि आर्टिकल भी काफ़ी बड़ा हो गया था तो पर वर्ड प्लस उसने अपना एक्सपीरियंस बताने का चार्ज लिया था, जिसमें उसने अपनी डिटेल्स भी रिवील करी थी कि मेरे साथ उसके उस प्रोडक्ट को यूज़ करके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए थे, और उसमें उसकी फ़ोटोज़ वगैरह सब उसने डाला था। तो पूरा एक डिटेल्ड आर्टिकल था। और वो साइट आपकी अभी भी रैंक है? अभी भी रैंक है, और उस आर्टिकल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि वो पब्लिश करने के बाद सीधा रैंक कर गया। तो कई बार क्या होता है कि हम राइटर्स के साथ कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, हम नेटिव राइटर्स हायर नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों से जो समझ में आ रहा है एक एडवाइस बहुत अच्छी तो उन्होंने दी है कि आपको नेटिव राइटर्स हायर करने चाहिए। ये अपवर्क पे गए, अपवर्क पे जाके इन्होंने नेटिव राइटर्स हायर करे और उन्हें बहुत ज़्यादा पे करा, पर रिजल्ट आज इनके सामने है कि 4-5 साल से इनकी साइट्स अभी तक रैंक्ड है। तो आप लोग न्यूज़ साइट्स पे भी डील करते हैं क्या? तो वहाँ पे हमने इतना क्वालिटी वर्क नहीं किया। सिर्फ हमारे जो मेन लॉन्ग टर्म जिनको हम डिक्लेयर करते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ हमने उन पे ही अपवर्क वाली जो चीज़ है उसको फॉलो किया था। न्यूज़ साइट्स पे हमने बेसिकली एआई कंटेंट से ही काम किया था, एआई से कंटेंट बना के उसके ऊपर प्रूफ रीडर लगा के, ताकि मतलब लगा लो वो फैक्चुअली करेक्ट हो जाए। तो अभी क्या सीन है? एआई कंटेंट आप कितने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं? तो मेनली जो हमारी चर्न एंड बर्न साइट्स है वहाँ पे हम क्या है कि एआई का यूज़ कर लेते हैं, चैट जीपीटी हो गया या फिर एक रीफ्रेजिंग का टूल है क्विलबॉट, उसका यूज़ कर लेते हैं। बट वहाँ पे भी हमने क्या है कि प्रूफ रीडर लगाया हुआ है कि जो हम इंफॉर्मेशन पब्लिश करें वो फैक्चुअली करेक्ट हो। तो जब भी हम न्यूज़ साइट स्टार्ट करते हैं तो हर किसी के सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं। फर्स्ट इज़ अबाउट कंटेंट, कि न्यूज़ साइट के लिए आपको एकदम फ्रेश कंटेंट चाहिए होता है, आपको अप टू डेट रहना होता है। तो कैसे आप ये सब मैनेज करते हो? तुरंत फ्रेश कंटेंट आपको कहाँ से मिलता है? दूसरा, इतने सारे पेजेस हो जाते हैं तो इंडेक्सिंग का इशू और कंटेंट को टाइम पे कराने का इशू भी होता है, वो सब आपने कैसे मैनेज करा है? तो कंटेंट रिसर्च के लिए तो बेसिकली हम गूगल ट्रेंड्स और ट्विटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्विटर पे भी कई चीज़ें ट्रेंडिंग हो जाती है और एकदम से पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा या फिर ये सेलिब्रिटी, मूवी, कोई सीरीज़ जो है वो ट्रेंड पे जा रही है। और बेसिकली हमने एंटरटेनमेंट के अराउंड ही हमारी न्यूज़ साइट्स को बनाया है, तो हम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड स्टफ ही वहाँ पे फॉलो करते हैं।
और गूगल ट्रेंड्स पे भी हम वही कीवर्ड्स डालते हैं जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो। हमारे पे अब डाटा बहुत सारे इकट्ठा हो गया है, तो उसके बेसिस पे हम डेली वो कीवर्ड्स निकालते रहते हैं, नए कीवर्ड्स। इसके अलावा हमने और भी काफ़ी सारे टूल्स टेस्ट करे हैं न्यूज़ में। हम क्या करते हैं कि जब भी कंटेंट पब्लिश होता है, जिन आर्टिकल्स पे ट्रैफिक आता है, हम उनको कंपेयर करते हैं टूल्स के डेटा के साथ, जैसे AHREFS। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में ये आया निकल के कि जो AHREFS का अगर ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा भी दिखा रहा है और हमारी जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो रैंक भी है, तब भी 0 ट्रैफिक आया है उसके ऊपर। तो न्यूज़ के केस में हम टूल्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए क्या है कि हम सोशल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। अब ट्विटर के अंदर जो सर्च बार होता है, उसके अंदर एक फिल्टर का ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा, काफ़ी लोग शायद उसको मिस कर देते हैं। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लाइक्स का या रीट्वीट्स का। तो आप उसको ट्विटर की फीड को सॉर्ट कर सकते हो और वहाँ पे एक मिनिमम लाइक्स डाल सकते हो या रीपोस्ट डाल सकते हो। तो अगर कोई ट्वीट जो है वो 3 आवर्स के अंदर, उसको मान लो लेट से 5000 रीट्वीट्स आया, तो इसका मतलब वो चीज़ बूम कर रही है एक तरह से। तो इस चीज़ का भी मतलब जो लोग अगर इस तरीके से न्यूज़ वेबसाइट्स में काम कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा टूल है ट्विटर की तरफ से, और ये कम्प्लीटली फ्री है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो अभी राजन ने बहुत अच्छी टिप शेयर कर दी है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है उनके लिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। न्यूज़ के आर्टिकल्स होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है काफ़ी शॉर्ट होती है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि कंटेंट जल्दी से जल्दी डले। तो वहाँ पे हम क्विलबोर्ड का यूज़ करते हैं। आप सबको शायद पता ही हो क्विलबोर्ड क्या है। तो क्विलबोर्ड से बेसिकली आप पैराफ्रेज कर सकते हो कंटेंट को। लेकिन हम क्या करते हैं, ये नहीं करते कि पूरा का पूरा किसी और से कॉपी कर लिया। हम क्या करते हैं, राइटर्स को इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि वो आर्टिकल देखे, वहाँ से कुछ कंटेंट पार्ट उठाए और फैक्चुअली उसको पूरा करेक्ट करे पैराफ्रेज करने के बाद। तो इस तरीके से हम इतना कंटेंट पुश कर पाते हैं, 30 से 40 आर्टिकल पर डे ऑन एवरी वेबसाइट। इसके अलावा जो इंडेक्सिंग वाला पार्ट है, तो गूगल आज के टाइम पे समझता है कि न्यूज़ साइट्स क्या है, और जल्दी से जल्दी क्योंकि न्यूज़ डिलीवर करनी होती है ताकि वो पुरानी ना हो जाए, तो इसीलिए जो गूगल है हमारे आर्टिकल्स जल्दी से जल्दी इंडेक्स पे। यहाँ मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी साइट गूगल में न्यूज़ कैटेगरी में इंडेक्स्ड होती हैं, उनका ये नेचर होता है कि जो भी आर्टिकल उन पर आएगा वो जल्दी से इंडेक्स हो जाएगा। तो गूगल न्यूज़ साइट्स के साथ ये सब इशू ज़्यादा नहीं आते हैं इंडेक्सिंग वाले। क्योंकि हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स कवर करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम न्यूज़ को ब्रेक कर पाते हैं। सबसे पहले हमें पता चल गया है कि ये चीज़ हो गई है, तो हम जब वो न्यूज़ एकदम से मार्केट में ब्रेक करते हैं, तो हमारे को अथॉरिटी साइट से बैकलिंक्स भी मिल जाते हैं मेंशंस की फॉर्म में, जहाँ पे वो हमारी साइट को कोट कर देते हैं कि इस साइट ने ये रिपोर्ट किया। तो मतलब हमें काफ़ी सारे मतलब फोर्ब्स से, CNN से भी कई बार हमें लिंक्स मिले। तो यूजुअली ये होता है जो वेबसाइट्स जैसे फोर्ब्स वगैरह होगी, इनसे लिंक मिलना तो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से अगर क्या है कि हम इनको पिच करें तो कम से कम ये $1500 तो चार्ज करेंगे ये लिंक्स का। ऐसे लिंक्स हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट्स को नेचुरली मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट बूस्ट भी हो जाती है। तो राजन और रचित, आप लोग एफिलिएट साइट्स करते हैं, आप एडसेंस में हैं, और भी कोई इनकम सोर्स है अभी? इसके अलावा हम अपनी वेबसाइट से स्पॉन्सर्ड पोस्ट सेल करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, लोग हमें रीच आउट करते हैं और बोलते हैं कि आप हमें हमारी वेबसाइट के बारे में कुछ प्रमोट कर दो, या फिर उनकी वेबसाइट का लिंक हम वहाँ पे डाल देते हैं, तो उसके लिए वो हमें पे करते हैं। और एक टिप है सबके लिए कि आप अपनी साइट में राइट फॉर अस पेज ज़रूर बनाओ, ताकि आप एडसेंस और एफिलिएट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी बना पाओ। अभी राजन और रचित दोनों ने ही बहुत अच्छी टिप शेयर करी है गेस्ट पोस्टिंग से अर्न करने की। तो अगर आपके पास भी वेबसाइट है जिससे आप अर्न कर रहे हैं एडसेंस एफिलिएट के थ्रू, तो आपको उसमें ज़रूर राइट फॉर अस का पेज ऐड करना चाहिए, सो दैट आप एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर पाएँ। रचित, अभी जैसा आपने बताया कि आप लोग स्पॉन्सर्ड लिंक्स देते हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है? कई बार हमें समझ में नहीं आता कि अपनी साइट से कितने लिंक्स देने चाहिए। हाई OBL का इशू का नहीं लगता आपको? उससे साइट पर, अथॉरिटी पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली रैंकिंग्स पर लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आता है, लेकिन तब आता है जब आप मतलब इररेलेवेंट साइट्स को लिंक देने लग जाओ, जैसे कसिनो वाले लिंक्स मतलब देने लग जाओ, या फिर कैनबीज निश में देने लग जाओ। तो इन केसेस में मतलब ये इशू आता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि अपना रिस्क भी कवर करने के लिए उन लोगों से हाई चार्ज कर सकते हो जो हाई रिस्क निशेज में जिनको आप दे रहे हो ये गेस्ट पोस्ट या स्पॉन्सर्ड पोस्ट दे रहे हो। तो इस तरीके से आपकी साइट बनी भी रहेगी और आप वो कसिनो वाले लिंक्स कम लोगे कंपैरेटिवली रेलेवेंट वाली पोस्ट से।
तो हाई चार्ज करने से ये होगा कि आप सिर्फ सिलेक्टेड कस्टमर्स को एंटरटेन करोगे जो कि आपको एक थोड़ा सा प्रीमियम पे कर रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि वेबसाइट का कंट्रोल सारा हमारे हाथ में है, तो हम सेट कर सकते हैं कि मंथली कितनी गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं इन हाई रिस्क निशेस। तो रचित और राजन, आप लोग 1 साल से डेवलपमेंट फील्ड में भी हैं, तो डेवलपमेंट और एसईओ के कॉम्बिनेशन ने आपकी क्या हेल्प करी है? तो एसईओ से रिलेटेड हमने कई स्क्रिप्ट्स बनवाई हैं जिससे हमारा मतलब एसईओ का काम काफ़ी स्मूथ हो गया है। जैसे कि अगर हम आउटरीच की बात ही करते हैं, बैकलिंक्स बनाने की या बैकलिंक्स बेचने की भी तो अगर बनाने की या बेचने की बात आती है तो हमें डाटा चाहिए होता है। तो उसके लिए हमने अपना ही एक कस्टम गूगल का स्क्रैपर बना रखा है जिसमें हम 30 सेकंड्स में 1 मिलियन रिजल्ट्स भी स्क्रैप करके ले आते हैं। तो सपोज करो हमारे पास 5 कीवर्ड्स हैं, तो 5 कीवर्ड्स डाल के उनका सारा डाटा ले आते हैं, फिर उनको बल्क में उनकी ईमेल निकाल लेते हैं। उसके लिए हमने अलग स्क्रिप्ट बना रखी है, तो वो सारा डाटा उसमें जाता है और सारी मेल्स निकल के आ जाती है। इसके अलावा क्या है कि जैसे जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कंटेंट की ज़रूरत होती है, फीचर्ड इमेजेस की ज़रूरत होती है। तो ये सारा भी हमने चैट जीपीटी को ऑटोमेट करके ये पूरी पाइपलाइन फिगर आउट करके सेटअप कर रखी है। अब सिर्फ हमें ज़रूरत पड़ती है प्रूफ रीडर्स की, ताकि वो सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर सके, बाकी सब खुद से हो जाता है। आप लोग तो 11th क्लास से अर्न कर रहे हैं, तो कुछ एडवाइस उन लोगों के लिए भी जो स्कूल और कॉलेज गोइंग है, तो आप वो लोग किस तरह से अर्न कर सकते हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखो, इसके लिए मेरी बहुत सिंपल सी टिप है। जैसे कि आप लोगों ने करा, आपने सिर्फ अपना इंटरेस्ट फिगर आउट करा कि किस चीज़ में, और उसके रिगार्डिंग रिसर्च करके फिगर आउट कर लिया, हाउ कैन यू मोनेटाइज इट। इन द सेम वे आप लोग भी यही कर सकते हो कि अगर जैसे आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो फिर उसकी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम में अवेलेबल है। जैसे कि आप ई स्पोर्ट्स खेल सकते हो या फिर आप लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसा कमा सकते हो। ऐसे ही जो भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे आप नेल आर्ट करते हो तो उसमें भी आप अर्निंग कर सकते हो। सबके घर में आज के टाइम पे इंटरनेट है, तो बहुत ईजी हो गई है चीज़ फिगर आउट करना। तो जैसा कि राजन ने बताया कि अपने इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट हो वो फिगर आउट कर लो। तो जब आपने इंटरेस्ट फिगर आउट कर लिया है तो उसके बाद आप उसमें इंडस्ट्री लीडर्स को ढूंढो, उन्होंने अपनी जर्नी में कैसे क्या क्या किया, उनके क्या क्या फेलियर्स रहे, क्या क्या उनका सक्सेस पॉइंट रहा, उसको देख के उनका पाथ थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करो और अपने दिल की भी सुनो। बिल्कुल, अपने तरीके से सुनना बहुत जरूरी है। तो आज राजन और रचित ने बहुत सारी टिप्स हमारे साथ शेयर करी है, बहुत सारी नॉलेज शेयर करी है। तो आपके पास उनके लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। राजन और रचित दोनों ही इसका रिप्लाई आपको करेंगे। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, रिप्लाई करना बिल्कुल न भूलिएगा। प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू रचित और राजन हमारे शो पर आने के लिए, बहुत मजा आया आज। And thank you, Payal, for having this.